नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो क्लास 9th चैप्टर 1 का पार्ट 9 है। इसके पहले मैंने 8 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, प्लीज़ उसे ध्यान से देखें। अब हम आ जाते हैं जो हमने क्वेश्चन एक छोड़ा था वहाँ पे हम चलते हैं। व्हेन अ सॉलिड इज मेल्ट इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गोज। अब ये सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन समझना है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में पूछते हैं, यही लाइन आपको देंगे। तो ये आपको बोल रहे हैं, देखो जैसे आप सॉलिड को किसी आइस को आपने रखा है ना, थर्मामीटर लगाया आपने, और जब तक और आपने नीचे से हीट सप्लाई भी दे रखी है और ये सॉलिड किस में मेल्ट हो रहा है और पानी में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। आप कंटिन्यूसली हीट तो सप्लाई कर रहे हो लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। आप समझ में आया आपको क्वेश्चन? नहीं, वापस से एक बार देखो। आपने एक बीकर लिया, नीचे से हीट कर रहे हो, उसके अंदर सॉलिड डाला हुआ है, वो मतलब आइस आपने डाली हुई है। ये मेल्ट तो हो रही है ना, मेल्ट तो हो रही है, लेकिन इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो जो हीट एनर्जी जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो जा कहाँ रही है? अब क्वेश्चन आपको समझ में आया ना? क्वेश्चन तो आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया। अब हम इसका आंसर देखने की कोशिश करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे मेल्टिंग का, तो आपने देखा होगा दैट द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड। जब तक मेल्टिंग पॉइंट रीच नहीं हो जाता तब तक आपका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। टिल द आइस इज मेल्ट, आइस जब तक पूरी मेल्ट नहीं हो जाती तब तक आपके कंटेनर में जो टेम्परेचर है, आपके थर्मोमीटर में टेम्परेचर जो आ रहा है वो चेंज बिल्कुल नहीं होता। ये आपको क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया तो आगे आपको समझने में आसानी होगी। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बेटा एक बार वीडियो वापस से बैक करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। दिस हैपन इवन दो वी वी कंटिन्यू हीट द बीकर। ये होता है क्योंकि तब भी होता है क्योंकि हम कंटिन्यूसली हीट तो कर रहे हैं फिर भी टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा। ये कैसे हो रहा है? दैट इज़ वी कंटिन्यू सप्लाई ऑफ हीट, क्योंकि हम कंटिन्यूसली सप्लाई हीट कर रहे हैं फिर भी आपका टेम्परेचर में चेंज क्यों नहीं आ रहा? ये आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, इसीलिए कि क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। दिस हीट गेट्स यूज्ड अब इन द चेंजिंग द, अब मैं आपको बताता हूँ ये हीट कहाँ पे यूज़ हो रही है ना। ये हीट कहाँ पे यूज़ हो रही है बेटा? देखो ये हीट आपकी चेंज हो रही है ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना आइस के अंदर, वो उसको ब्रेक करने में वो सारी हीट एनर्जी आपकी यूज़ हो रही है। इसके लिए आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है? राइज नहीं हो रहा है। अब आपको पता चल गया बेटा, सिंपल आपको आंसर देना है, क्योंकि वो क्या कर रहा है? ओवरकम कर रहा है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर रहा है? ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है और उनके पार्टिकल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है ना। तो इसीलिए क्या हो रहा है? उसका टेम्परेचर का राइज नहीं हो रहा है। एज द हीट एनर्जी इज ऑब्जर्व बाय द आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। तो ये आपको पता चल गया बेटा। इट इज़ कंपेयर दैट इट गेट हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ द बीकर। मतलब ये क्या है? छुपी हुई एनर्जी है ना। ये कंटेंट वो हीटर के बीकर के अंदर, जो आपका बीकर है ना आइस के, उसके अंदर आइस है, उसके अंदर ये क्या हिडन एनर्जी है, ये आपको पता नहीं चल रही है लेकिन ये एकदम से कन्वर्ट होती है। तो ये आपको पता चल गया, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बस आपको इतना समझ जाना है बेटा, इतना ही आपको आंसर लिख देना है। एंड इज नोन एज द लेटेंट हीट। और ये क्या बोलते हैं हम? लेटेंट हीट। लेटेंट मतलब क्या होता है? छुपी हुई एनर्जी, गुप्त ऊर्जा, इसे हम बोलते हैं हिंदी में लेटेंट हीट। ये आपको पता चल गया गुप्त ऊर्जा की वजह से। गुप्त ऊर्जा क्या होती है ये आपको पता चल गया बेटा। द द क्योंकि जो हिडन एनर्जी है ना, जो वाटर को कंटिन्यूसली क्या कर रही है, वाटर के अंदर क्या कर रही है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। वो जो एनर्जी है ना उसी को हम बोल रहे हैं क्या? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट आपको बेटा क्लियर हो गया ना। अब द वर्ड लेटेंट मीन्स मतलब क्या होता है? हिडन। मैंने बताया ना गुप्त एनर्जी मतलब हिडन। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट रिक्वायर टू चेंज। अब आपको यहाँ पे बहुत आराम से समझना है। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो आपको रिक्वायर है चेंज करने की, 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड। 1 किलोग्राम सॉलिड को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, है ना। लिक्विड करने में
जो एनर्जी लग रही है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिस एटमॉस्फेयर में आप उसको कर रहे हो प्रोसेस को, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब 1 किलोग्राम सॉलिड को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो और जो एनर्जी आपको लग रही है ना, जो ऊर्जा आपको लग रही है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग के लिए जो लग रही है उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो आपको पता चल गया, जो 1 किलोग्राम सॉलिड को आप मेल्ट करके वाटर में कन्वर्ट कर रहे हो, लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे ही हम क्या बोलेंगे, आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। बस ये आपको ध्यान में रखना है बेटा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न आपको पता चल गया। देखो, सो द पार्टिकल इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन। देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान में रखना है। केल्विन इज इक्वल टू क्या होता है, C+273। अब आपको बोल दिया 1 डिग्री सेल्सियस को आपको किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में। तो आप क्या करोगे, केल्विन इज इक्वल टू C आपको दिया है 1 + 273, तो ये आपका हो गया 274 आंसर। ये आपको पता चल गया बेटा। इसको कन्वर्जन कैसे होता है, देखो आपको बोल दिया 50 डिग्री सेल्सियस, तो मैंने फॉर्मूला बताया K इज इक्वल टू C+273, तो C की जगह पे क्या रख दोगे यहाँ पे 50, तो 50 + 273 कितना हो जाएगा, 3 7 और 5 12 और फिर 1 323 केल्विन। तो ये आपको पता चल गया केल्विन से सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं बेटा, सिंपल है, ये 273 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा और कुछ नहीं, है ना। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा सेल्सियस के लिए, क्या बन जाएगा, सेल्सियस इज इक्वल टू K - 273। आपको बोल देंगे 300 केल्विन है ना टेम्परेचर, तो इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करोगे, C इज इक्वल टू 300 - 273, तो आपका आंसर आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। ये आपको पता चल गया बेटा। तो ये अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता चल रहा है तो एक बार इसको बार बार देखो, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको कन्वर्जन बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा दिया है। तो हम आगे आ जाते हैं, तो हैव मोर एनर्जी। देखो अब यहाँ पे हम और समझने की कोशिश करते हैं। द पार्टिकल ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, जो वाटर के पार्टिकल हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे, उनके पास ज़्यादा एनर्जी है एज़ कम्पेयर टू द पार्टिकल ऑफ आइस एज द सेम टेम्परेचर। मतलब मान लो सेम टेम्परेचर पे है, 10 डिग्री पे आइस भी है और 10 डिग्री पे वो वाटर भी है, लेकिन वाटर के पास क्या है, ज़्यादा एनर्जी है एज़ कम्पेयर टू द आइस, है ना। ये आपको पता होना चाहिए। वो अब आपसे पूछेंगे ये ऐसा क्यों है, तो वो भी हम देखेंगे। व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर, द पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर एट अ सर्टेन टेम्परेचर। क्योंकि जो वाटर के अंदर जो पार्टिकल होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं सेम टेम्परेचर पे। तो आपको पता चल रहा है बेटा क्या बोल रहा हूँ मैं। A point is reached when the particle have enough energy to break free from the force of attraction of each other। तो ये आपको पता चल गया बेटा, जो मैंने बोला ऊपर वही चीज़ ये बार बार समझा रहे हैं। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू द गैस। अब धीरे धीरे क्या होता है, लिक्विड आपका स्टार्ट हो, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो उनके पार्टिकल क्या होते हैं, फास्ट मूव करने लग जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, आपका लिक्विड किस में कन्वर्ट होने लग जाता है, गैसियस स्टेट में। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जब लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। व्हेन द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट आपको क्लियर हो गया बेटा। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिनन, पार्टिकल फ्रॉम द बल्क ऑफ लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। अब इनको भी इनफ एनर्जी चाहिए होती है वेपर स्टेट में चेंज करने के लिए। तो बेटा ये मैंने कन्वर्जन आपको कुछ बता दिया है। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या होता है, 273 केल्विन। सिंपल हमारा फॉर्मूला क्या था, K इज इक्वल टू C+273, और C इज इक्वल टू क्या होता है, K - 273। ये आपको
फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले हैं आपको ध्यान में रखने हैं, तो आप कोई भी कन्वर्जन इजीली कर सकते हो। अब कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्या आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन डिफाइन कर सकते हो? जैसे हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न डिफाइन किया था, क्या आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन डिफाइन कर सकते हो? तो अगर आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न याद है बेटा, तो आप मेरे को बताओ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में। तो 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड को आपने क्या किया था, लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो आपको हीट एनर्जी रिक्वायर्ड थी एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसे हमने क्या बोला था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा बेटा, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर को आपको क्या करना है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वेपर में कन्वर्ट करना है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे ही हम बोलेंगे क्या, latent heat of vaporization. Do it in the same way as we have defined the latent heat of fusion. Same way में करना है ना। Particle in steam, that is water vapor at 273 have more energy than the water at the same temperature. देखो अब मैं बताता हूँ, जो स्टीम आपने देखा होगा कभी, पानी में हाथ इतना नहीं जलता जितना स्टीम से हाथ जल जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो उसी चीज़ को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो स्टीम में एनर्जी ज़्यादा होती है और वाटर में एनर्जी कम होती है, और सॉलिड में और कम होती है। पहले हमने सॉलिड और वाटर का कंपेयर किया था, अब हम वाटर और गैस का कंपेयर कर रहे हैं। तो गैस में एनर्जी ज़्यादा होती है और लिक्विड में एनर्जी कम होती है सेम टेम्परेचर पे। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो फास्ट मूव कर रहे होते हैं, फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, इसकी वजह से है ना, इनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और ये एक्स्ट्रा एनर्जी क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। देखो ये क्या बोल रहे हैं, दिस इज़ बिकॉज द पार्टिकल इन स्टीम हैव अब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी फ्रॉम द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो वहाँ से वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी ऑब्जॉर्व करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से। तो अब हमने देखा कि सॉलिड को आप हीट करते हो तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड को हीट करते हो आप गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होता है गैस, फिर आप ठंडा करोगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ठंडा करोगे तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हमने अभी तक देख ली हैं। अब हम आगे मूव करते हैं। सो वी इन्फर दैट दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो अब हमने अनुमान लगा लिया, इन्फर मतलब अनुमान लगा लिया कि हम मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग टेम्परेचर। अभी तक हम टेम्परेचर से ही देख रहे थे ना। तो वी हैव लर्न द सब्सटेंस अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस, एप्लीकेशन ऑफ हीट के थ्रू हमने समझ लिया। बट देयर आर some that change directly solid to gas। कुछ सब्सटेंस ऐसे भी हैं जो सॉलिड से डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड वाइस वर्सा, मतलब गैसेस से सॉलिड में भी कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट में वो आते ही नहीं है, डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड से गैस में, और गैस से नहीं, सॉलिड से गैस से और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी देखेंगे बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे आपके पेपरों में आता है ये, है ना, कि ये कौन सी प्रोसेस है। तो हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। एक्टिविटी देखते हैं। आपको क्या करना है, एक कैम्फर लेना है। जैसे इसको पहले मैं और अपने आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। जैसे आपके घर में ओडोनिल होती है ना, बाथरूम में रखते हो, और नेप्थलीन की गोलियाँ होती हैं। ओडोनिल क्या होती है, ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाती है, सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। और नेप्थलीन की गोलियाँ होती है, ऑटोमेटिक गायब हो जाती हैं, जो आप चूहों को देते हो। वो लिक्विड में कहाँ कन्वर्ट होती हैं, चूहे मारने वाली गोलियाँ होती हैं ना, हालांकि उससे चूहे मरते नहीं हैं, लेकिन हाँ वो ऑटोमेटिक डिसअपियर हो जाती है ना, कि लिक्विड में कन्वर्ट होती हैं, लिक्विड में तो नहीं कन्वर्ट होती। तो अब हम एक्टिविटी देखते हैं। देखो, टेक सम कैम्फर लो आप, और अमोनियम क्लोराइड, उनको क्या कर दो, क्रश कर दो। कैम्फर मतलब कपूर, उनको क्रश कर दो और एक चाइना डिश में रख दो, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है। चाइना डिश में आपने क्या कर दिया, इसको रख दिया, है ना। इसके बाद क्या करना है, उसके ऊपर इन्वर्टेड फनल रख दो, चाइना डिश के ऊपर ये इन्वर्टेड फनल रख दिया। और पुट द कॉटन प्लग, जो फनल के ऊपर क्या करना है आपको, जो ओपनिंग है उसकी वहाँ पे एक कॉटन का प्लग रख देना है ना। ये सारी चीज़ें आपको, ये ऐसी अरेंजमेंट आपको करनी है। तो ये हो गया आपके बाद। उसके बाद आप क्या देखोगे, अ चेंज
A change of state directly from solid to gas without changing into the liquid state is called the sublimation। मतलब क्या हो रहा है, जो सॉलिड स्टेट से किस में कन्वर्ट हो रहा है, डायरेक्ट गैस में, और गैस से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस into the solid without changing a liquid state is called the deposition। मतलब जब सॉलिड से गैस में हो रहा है तो हम उसे बोलते हैं सब्लिमेशन, अब जब गैस से सॉलिड में होता है तो हम उसे बोलते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन और सब्लिमेशन आपको बेटा पता चल गया, और अब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब हम आ जाएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा। और इस वीडियो को खास करके आराम से देखने, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, इसके लिए मैंने बहुत आराम से बनाई है। ओके वीडियो, तो बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।